विद्यार्थियों, आप सभी का SD स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग कक्षा 10 की सत्र 2023-24 की गणित का अध्ययन शुरू कर दिए हैं। इससे पहले मैं आपको यूक्लिड प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के विषय में साथ ही प्रश्नावली 1.1 हल कर चुके हैं 2 वीडियो के माध्यम से। आज जो हम लोग करने वाले हैं वह बहुत ही गणित की बेसिक कंसेप्ट है जिसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप गणित के इन लेक्चरों के साथ खुद सेल्फ डिपेंड हो जाएं, न कि किसी और पर डिपेंड हो जाए। शुरुआत में गणित थोड़ी आपको कठिन लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते हुए हम लोग चलेंगे तो पूरी की पूरी गणित पर आपका कमांड हो जाएगा। क्योंकि कक्षा 10 के विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा देनी होती है, तो इस उद्देश्य से उनके लिए गणित बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और उसमें अपनी पकड़ बनाना। तो आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थ, जिसमें आप देखेंगे कि अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है और इस पर आधारित कुछ चीज़ों को भी हम सीखेंगे। तो आइए बिना विलंब किए हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय जानने के लिए हमें जानना होगा भाज्य संख्याएं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। दूसरी हमें अभाज्य संख्याएं, जिसे बोलते हैं प्राइम नंबर। तो आप भाज्य और अभाज्य संख्याओं की पहले हम लोग परिभाषित करेंगे कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले अभाज्य संख्याओं की बात करें, ऐसी संख्याएं जिनका स्वयं और एक के अलावा कोई दूसरा गुणज न हो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी इनका हम फैक्टर नहीं कर सकते, यानी ये स्वयं और एक के अलावा और किसी संख्या से विभाजित नहीं होती। जैसे आपका 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये क्या है? अभाज्य संख्या है। ये एक के अलावा इनका किसी और से फैक्टर नहीं हो सकता, नहीं 3 × 1 ही लिखी जा सकती है स्वयं के साथ और एक के साथ ये लिखी जा सकती है, बाकी इनका कोई दूसरा फैक्टर नहीं होता है। ऐसी संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इन संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं बच गई वो सभी की सभी संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं। और भाज्य संख्याएं जैसे भाज्य संख्याओं का स्वयं और एक के अलावा भी कोई गुणनखंड होता है, जैसे 2 × 3 देख सकते हैं, एक तो आप कर ही सकते हो। ऐसे ही आपका 8 है तो आप यहाँ पर भी एक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। ऐसे ही आपका 25 है तो आप 5 × 5 कर सकते हो। तो एक के अपने स्वयं के अलावा भी इनके कोई गुणनखंड मिल रहे हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग भाज्य संख्याएं कहते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो आइए इन्हीं दोनों बातों पर आधारित है अपना अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। क्या कहती है? कहता है कि भाज्य संख्याओं का गुणनखंड करने पर यह अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में प्राप्त होती हैं और यह अद्वितीय होती हैं। तो ये है अपनी अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कि अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड करने पर यह भाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में प्राप्त होती हैं और यह अद्वितीय होती हैं। जैसे आपका 10 है तो 2 × 5 के रूप में, दोनों प्राइम नंबर हैं, जबकि कंपोजिट नंबर है, लेकिन ये देखिए इसका गुणनखंड करने से ये प्राइम नंबर मिल रहा है। और दोनों अद्वितीय होने का तात्पर्य क्या है? दोनों का अद्वितीय होने का तात्पर्य यह है कि कोई भी दो
इन दोनों के अलावा कोई भी ऐसी संख्या आपको नहीं मिलेगी जिनका गुणा करने से आपको 10 मिल सकें, इसलिए इन्हें हम लोग अद्वितीय कहते हैं। ऐसे ही आप अगर 15 की बात करो तो 3 गुणे 5 ले सकते हो। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं, और ये हमारी भाज्य संख्या है। तो इसका जब हम गुणनफल कर रहे हैं, जब गुणनखंड कर रहे हैं, तो ये अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में ये प्राप्त होती है। इसी को हम लोग अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहते हैं। तो आपने सीखा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता क्या है, इसको हमने परिभाषित भी किया। तो आइए देखते हैं, इस पे कुछ विशेष कॉन्सेप्ट होते हैं जिनमें हमें यहाँ पर जो सीखना है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में, वो सीखना है एलसीएम और एचसीएफ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अब मान लीजिए आपका कोई 26 और 91 दो नंबर्स हैं, तो इसका होगा आपका 2 गुणे 13। यहाँ पर आप देखोगे तो 7 गुणे 13 होगा। तो अगर इन दोनों की एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ हो जाएगा आपका, दोनों में उभनिष्ठ कहाँ है 13, तो ये 13 हो जाएगा। लेकिन एलसीएम की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये उभनिष्ठ तो लिया ही जाएगा, साथ में आपके जो उभनिष्ठ नहीं है उन संख्याओं को भी हम इसके साथ रखेंगे। तो आपका ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 3 42 और 182। तो आप देख सकते हो कि यह इसका एलसीएम और इसका एचसीएफ हो गया। साथ ही में हमें एक चीज़ और सीखनी है यहाँ पर कि अगर दो संख्याओं, ये दिखा ना, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल आपका उस संख्या का एचसीएफ और गुणे एलसीएम के बराबर होता है। यदि माना संख्याएं ए और बी हैं, तो ए गुणे जो बी होगा वो होगा एचसीएफ ए बी का गुणे एलसीएम ए और बी का। तो अब अगर हम इस पे, हमारे पास यहाँ 26 और 91 के एचसीएफ और एलसीएम भी हैं, तो आइए देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर 26 गुणे 91 कर दूं तो यहाँ पर आप देखेंगे एचसीएफ है 13 और एलसीएम 182। तो आप देख सकते हो गुणा करना है हम लोग। अगर हम लोग 91 गुणे 26 करते हैं तो 6 का नम 6, 9 छक्के 54, 546, 2 का नम 2 9 18। तो 6 4 2 6 8 5 13 और 1 2 23 66 हमको ये प्राप्त हो रहा है। अब जरा 182 और 13 का हम गुणा करके देखते हैं। तो 182 और 13 का अगर हम गुणा करते हैं तो 182 गुणे 13 करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 8 24 को 4, 3 1 नम 3 2 5, 1 2 2 1 8 8, 1 1 नम 1, ये हो गया 6 6 8.13 और 1 1 2 23 66, ये भी हमें प्राप्त हुआ। तो आगे चल करके जो चैप्टर को हम सॉल्व करेंगे, प्रश्नावली 1.2 को जब सॉल्व करेंगे तो उसमें यह फार्मूला आपके बहुत महत्व का है और बहुत ही काम का है। तो हमने देखा कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय किसे कहेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक किसे कहेंगे। तो आइए बिना विलंब किए हम लोग शुरू करते हैं अपनी प्रश्नावली 1.2 को, और वहाँ पर सॉल्व करते हुए कुछ चीज़ों को सीखते हुए चलते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है वो ये है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। फिर से मैं पढ़ दूं, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है कि 140 है। अब इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, यानी 140 को हम ऐसे फैक्टर करेंगे, 2 7 14, ये हो जाएगा आपका 35 और 5 7 35 और 7 1 9 7। तो आप देख सकते हो कि 2 गुणे 5 गुणे 7, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। और अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है वो यही तो बताती है कि यदि किसी भाज्य संख्या का आप गुणनखंड के रूप में, यानी गुणनफल के उनके गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, तो सारे के सारे नंबर क्या होंगे, अभाज्य संख्या होंगी, प्राइम नंबर होंगे, उनको गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। और साथ ही ये जो प्राइम नंबर्स होंगे गुणे के रूप में, ये एक अद्वितीय होंगे। कहने का तात्पर्य ये है
कि ऐसी इनके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं होगी कि जिसका गुणा करने पर आपको 140 मिले। तो यही हमारा अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कहता था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसमें हम लोगों ने सीखा था। एक और करके हम देखते हैं। अगला है 156। तो 156 को भी आप ऐसे गुणनखंड कर लें। 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 1 9 3, 3 3 9, 13 1 9 13। तो देख सकते हैं 156 को भी हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। यही हमारी अंकगणित के आधारभूत प्रमेय भी कहती है। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा वाला, पहले का तीसरा। ये पहले क्वेश्चन का था, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा है आपका कि 38 25 को हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 38 25 ऐसे लिखनी है और इसके टुकड़े कर देने हैं। यानी 2, ये 2 से तो कटेगा नहीं, चूंकि यहाँ पर 0 या 2 से कटने वाली कोई संख्या होनी चाहिए। 3 से कटेगा, 3 1 9 3, 3 2 6 और 3 7 21, 3 5 15, 3 4 12, 3 2 6, 3 5 15। अभी ये कटेगा नहीं 3 से, अब ये कटेगा 5 से। 5 8 40 और 5वां में 25, फिर 5 से कटेगा, 5 1 9 5 और 5 7 35, फिर 17 1 9 17। तो आप देख सकते हो हमें गुणनखंड मिला 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे और 17। तो इस तरह से आपसे 2 क्वेश्चन है, 5005 है और 7429 है। इसके आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप लिखिएगा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है। तो विद्यार्थियों, दूसरा क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, जो पूर्णांक दिए हैं, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मन होता जोड़ा कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है। हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में ये फार्मूला देखा कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ की, और इसकी जांच भी आपको करनी है कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता है। तो आइए बिना विलंब किए हम लोग लेते हैं। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका 26 और 91 दिया है। दूसरे का जो पहला है उसका दिया है 26 और 91। अब हम देखेंगे कि अब सबसे पहले हम 26, तो 13 दूनी 26 ऐसे लिख सकते हैं, और 91 है तो 13 7 91, यहाँ ऐसे कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी एचसीएफ की बात करें तो देखेंगे कि दोनों में कॉमन कौन है। तो दोनों में ये 13 केवल कॉमन है, इसलिए इसका एचसीएफ हो गया 13। और इसकी एलसीएम की बात करें तो आप दोनों कॉमन में से तो एक लेंगे ही लेंगे, बाकी शेष जो बच गया उसे भी हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ये हो गया आपका 7 दूनी 14, 14 तिया 42 और 14 कलम 14 4 18 182। तो ये इसका हो गया एचसीएफ और इसका एलसीएम। अब हमें देखना है कि वो फार्मूला जो ये दिया गया है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है कि नहीं होता है। तो आइए देखते हैं कि इसका 26 गुणे 91 बराबर एचसीएफ 26 91 गुणे एलसीएम 26 91। तो अगर हम यहाँ गुणा कराएं तो ये मिलेगा हमारा 23 66 और यहाँ आपका एचसीएफ 13 और ये हो गया 182। तो देखिए 23 66 और 13 दूनी 26 और ये भी आपका 23 66 ही प्राप्त होगा। गुणा करके देख सकते हो 182 गुणे 13, 3 दूनी 6, 3 8 24 तो 4, 3 3 कलम 3 2 5, ये हो गया 2, ये हो गया 8 और ये हो गया 1। तो 6 6 8 5 13, 1 1 2 2 23 66। तो आप देख सकते हो हमने इसके पहले जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ा था
उसमें हमने आपको एचसीएफ और एलसीएम के संबंध में बताया था कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो उसके एलसीएम गुण एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ ये सत्य हुआ। तो इस तरह से हमने दूसरा क्वेश्चन का पहला कर लिया। ऐसे ही आपके दूसरे क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। एक दे रखा है 510 और 92 का। तो आप देखें, एक क्वेश्चन और मैं कर देता हूँ और तीसरा क्वेश्चन जो है आपके लिए छोड़ दूंगा ताकि आप भी करके इसे। आइए दूसरा प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे प्रश्न का जो दूसरा क्वेश्चन है, हम वही कह रहा है हमसे कि भाई हमें 510 और आपके 92 के एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं और निकालने के बाद हमें जांच करनी है कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा क्या उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है या नहीं। तो सबसे पहले हम 510 का गुणनखंड करेंगे। ये हो गया 2 दूनी 4, 2 पाँचे 10 और 2 पाँचे 10। 5 से काटते 5 25, 5 एक 9 5, नहीं अभी 3 से कटेगा ये, अभी 3 से कटेगा ये। 3 वाटे 24 और 3 पचे 15। अब ये 5 से कटेगा। 5 एक 9 5 और 5 7 35 और 17 एक 9 17। तो 510 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। और अब हम करेंगे 92 यानी 92 का गुणनखंड। 2 चौके 8, 2 छक्के 12 और ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा 23 एक 9 23। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 23। तो अब अगर हम इसका एचसीएफ देखें तो ये केवल कॉमन हो रहा है तो 2 होगा। और एलसीएम की बात करें तो आपका हो जाएगा ये 2 तो रहेगा ही रहेगा। साथ में जितने जोड़े नहीं बन रहे हैं, जिनके युग्म में नहीं बन रहे हैं, उनको हम साथ में लेके चलेंगे। तो ये 2 बच गया, फिर ये 3 है, फिर आपका 5 है, फिर 17 है, फिर आपका 23 है। फिर से मिलाना, दोनों में से एक होना चाहिए। फिर 2 हो गया, फिर 3, फिर 5, फिर 17, फिर और 23 जिसके युग्म नहीं बन रहे हैं। तो हम सार रहे हैं कि ये 23 गुणनखंड करें हम लोग 23, हाँ लगभग इसका गुणनखंड 23 460 आएगा। करके देख सकते हो। 2 दूनी 4, 3 12 25 60 और 17 छक्के 12 25 60 और देख सकते हो 0 0 7 छक्के 42, सॉरी 6 6 7 42 और 6 का नाम 6 4 10। ये आया आपका 0 2 इतना। इसमें आप 23 का गुणा करा दो तो 0 6 0 3 0 4 0 2 तो 0 6 4 3 2 23 460 आया। तो हमें अब एचसीएफ और एलसीएम मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है यानी 510 और 92 का जो गुणनफल है क्या उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है या नहीं होता है। तो देखिए आपका 510 गुणे 92 बराबर आपका एचसीएफ है, एचसीएफ किसका 510 और 92 गुणे एलसीएम गुणे एलसीएम 510 और गुणे 510 और 92। तो अब हम देखेंगे 510 गुणे 92 और एचसीएफ आया अपना 2 और एलसीएम आया 23 460। तो अगर मैं 510 में 92 का गुणा कराऊँ तो 0 2 और 2 5 10, 9 0 0 9 का नाम 9 9 5 45। तो अब देखोगे 0 2 9 6 4 46 920 यानी इसका पूरा 46 920 आ रहा है। अब यहाँ करा दो 2 का 2 0 0 2 छक्के 12 को 2 2 चौके 8 1 9 2 3 6 2 2 दूनी 4। तो एकदम बिल्कुल सही है कि इन दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो उसके एचसीएफ और उसके एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता। तो आइए बिना विलंब किए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है वो देखते हैं। तो विद्यार्थियों चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। मैं तीसरा प्रश्न पढ़ देता हूँ। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी हमें कुछ अभाज्य कुछ संख्याएं दी गई हैं जिसमें पहली संख्या आपकी 12 15 और 21। इसको जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम 12 लेंगे तो 12 का गुणनखंड 2 गुणे 3 हो जाएगा।
15 का लेंगे तो आपका 3 गुणे 5 हो जाएगा, और 21 का लेंगे तो 3 गुणे 7 हो जाएगा। अगर देखें तो तीनों स्थान पर जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड जो सभी में उपस्थित हो वो है 3, इसलिए इसका जो HCF होगा वो हो जाएगा आपका 3। अब LCM की बात करेंगे तो LCM जो इसका होगा, इसमें जो अब घनिष्ठ गुणनखंड है वो तो लेंगे ही लेंगे, साथ में जो शेष बच गया उनको भी लेंगे, यानी 2 गुणे 2 फिर 3, तीनों घनिष्ठ था तो इसलिए एक ही 3 लेंगे, फिर 5 और फिर आपका 7। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 12, 25 60, 6 7 60 और गुणे 7 करेंगे तो 6 7 42, यानी आपका 420। तो ये हो गया इसका LCM और ये हो गया इसका HCF। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ऐसे LCM और HCF निकाले जा सकते हैं। कभी कभी आपको बोर्ड एग्जाम में जो है इस तरह के भी क्वेश्चन दे देता है, जैसे x² y पे q, फिर x पे q y², तो इसका दे देता है आपको कि भाई आपको HCF और LCM निकालने हैं। तो ये हो गया x गुणे y गुणे y गुणे y, और ये हो गया x गुणे x गुणे x गुणे y गुणे y। तो आप इसका HCF निकालेंगे तो जो सब में कॉमन होगा ये कॉमन है, यहाँ ये कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ y कॉमन है, ये 2y कॉमन है, तो 2x और 2y इसमें कॉमन में मिलेंगे, तो इसका जो HCF होगा x² और y² हो जाएगा। LCM की बात करें हम तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो x गुणे y गुणे y, ये तो 4 रहेंगे ही रहेंगे। साथ में बच कौन सा गया है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक x बचा है और यहाँ पर एक y, तो इन x और y को भी साथ में हम ले लेंगे। हमारा LCM हो जाएगा x 3 बार आ गया, x पे q और y पे q, इसका हो गया LCM। तो कभी कभी आपको बीजगणित के रूप में भी आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न या आपसे 1 नंबर के प्रश्न में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आइए बिना विलंब किए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। जो क्वेश्चन है वो है 17, 23 और 29 का जो है HCF और LCM निकालने हैं, फिर ऐसे ही 8, 9, 25 के HCF और LCM निकालने हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे और इसका शेष जो 2 क्वेश्चन है इसे आप आसानी से कर सकेंगे। आइए देखते हैं जो चौथा क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास जो HCF है ये इसका किसका 306 का है और 657 का है, जो बराबर 9 दिया है, और जो LCM है वो LCM दे रखा है आपका, LCM 306 और 657 कि आपको LCM याद करने हैं। तो 306 और 657 के LCM याद करने। तो अभी भी हम लोगों ने जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़े थे, तो उसमें हम लोगों ने एक चीज़ सीखा था क्या कि संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF, उन संख्याओं के HCF और उन संख्याओं के LCM के। तो आप देख सकते हो यहाँ संख्याएं हैं अपनी 306 और गुणे 657। तो जो HCF इसका है वो दे रखा 9 और हमारे पास LCM को फाइंड करना है यहाँ पे। तो ये 9 अगर यहाँ पर गुणा कर रहा तो यहाँ पर क्या करेगा, भाग करेगा। तो आप देख सकते हो, आप LCM के लिए लिख सकते हो 306 गुणे 657 बटा आपका आ जाएगा ये 9। तो आप देखो ये कर सकता है। तो LCM आपका हो जाएगा 9 त्रिक 27 और 9 चौक 36, तो ये हो गया 657। अब हम 657 और 34 का अगर गुणा करा लें तो 4 7 28 और 4 5 20, 2 22, 4 6 24 और 24 2 26, 3 7 21, 3 5 15, 2 17 और 3 6 18, 1 19। तो आप देख सकते हो ये 8 और ये 3, 7 6 13 को 3, 9 2 11 12 और आपका 1 1 2, 22 33 8,
यानी एलसीएम हो जाएगा 22, 33, 8। तो ये रहा आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4, जिसे हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। जो अंकगणित के रूप में पढ़ते समय हम लोगों ने फार्मूला बनाया था कि संख्याओं का गुणनफल जो है उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो आइए बिना विलंब के चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना क्या है। तो विद्यार्थियों, जो अपना 5वां क्वेश्चन अब ये कर रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी कि जांच कीजिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, मान लो कोई प्राकृतिक संख्या n जो है एक प्राकृतिक संख्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है और 6 पर n का अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। हमें ये तय करना है कि 6 पर अगर n लगाएं तो वह 0 पर समाप्त होगा, समाप्त होगा। तो आप देख सकते हो विद्यार्थियों, कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त हो सकती है, कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होगी यदि वह 2 गुणे 5 पर n, 2 गुणे 5 पर n के रूप की हो, तो वह संख्या हमारा 0 पर समाप्त होगी, अर्थात उसका जो अंतिम अंक होगा वह 0 होगा। हम यहाँ पाते हैं, यहाँ हल कर रहा हूँ मैं, हम यहाँ देखते हैं कि जो 6 पर n है वो 2 गुणे 3 पर n के रूप का है, अतः यह 2 गुणे 5 पर n के रूप का नहीं है, यह 2 गुणे 5 पर n के रूप का नहीं है, अतः 2 गुणे 3 पर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो आपने इसे समझ लिया होगा कि यह 0 पर समाप्त क्यों नहीं होगी। कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी जो वह 2 गुणे 5 पर n के पावर के रूप में हो। यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 गुणे 3 n के पावर के रूप में है, अतः यह संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो आइए बिना विलंब के चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इस चैप्टर का प्रश्नावली 1.2 का अंतिम क्वेश्चन है। तो विद्यार्थियों, जो अगला प्रश्न है, मैं 7वां क्वेश्चन मैं वो पढ़ देता हूँ, वो देख लीजिए। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कभी भी ऐसा हो जो दोनों को समय लगता है, वह एक को लगता है 12 मिनट और एक को लगता है 18 मिनट। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि एक ही स्थान से एक ही समय बजना आरंभ किए हैं, तो बताइए इसके बाद कितने समय बाद एक साथ दोनों घंटियाँ बजेगी। कहने का तात्पर्य, मान लीजिए 2 घंटियों की बात करते, 2 समय की बात करते, या इस तरह से दोनों की दौड़ने की बात करते कि एक ही 12 मिनट में और 18 मिनट में चक्कर लगा लेते हैं उस मैदान की, और फिर बताइए कि किस स्थान से अगर दौड़ना आरंभ करें तो फिर से एक साथ कब मिलेंगे। तो इसके लिए हमेशा हम लोगों को एलसीएम निकालना होता है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस 12 2 गुणे 3 और 18 2 गुणे 3 गुणे 3, तो हम इसका एलसीएम निकाल देंगे। तो आप देख सकते हो इसमें कॉमन ये है, इसमें कॉमन ये है, तो एक इसमें से आ गया, एक इसमें से आएगा, और शेष जो घनिष्ठ नहीं है वो पूरे के पूरे लिख लिए जाते हैं। तो आपका हो जाएगा 2 3 6 दूनी 12 3 36, यानी 36 मिनट बाद वह फिर से आपस में मिलेंगे।
तो इस प्रश्न का ये हल हुआ कि 36 मिनट बाद वो दोनों फिर से आपस में मिलेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रश्नावली 1.2 जो NCERT बुक में दी गई थी उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इसी क्रम में हम लोग धीरे धीरे करके अपनी पूरी गणित समाप्त करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों हमारे चैनल पर बने रहें। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें और सारे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं।